प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदे तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्छम अणुबिहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अब। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा कर रहे हैं। मूल अनुप्रेक्षाओं की गाथाओं की चर्चा हमने प्रारंभ की है और यहाँ सबसे पहले लोक किसे कहते हैं ये बताया। किसे कहते हैं लोक? लोक किसे कहते हैं? गाथा देख के जवाब दे सकते हैं। याद की तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन मुझे तो याद भी सुना सकते हैं। सव्वाया समनंतम, तस्य बहुमज्ज संठियो लोवो। शोकेन विनेयको, नय धरियो हरिहरादि। अन्नो न पवेशेन, ये होगा इसमें। हाँ, वो तो लोक कहाँ है, मतलब लोक किसे हाँ, कहते हैं उसमें। अन्नो न पवेशेन दव्वाणम अच्छणम भवे लोवो। दव्वाणम नित्यत्तो, लो यस्य विमूढ़ः नित्यतम। फिर वो तो फिर लोग नित्य है, इसका ये होगा नहीं, परिणाम। रुकिए, मेरे को पूरी गाथा नहीं सुननी है, केवल लोक किसे कहते हैं तो वो एक लाइन में आ गया। पहले 116 नंबर की गाथा में अन्नोर्ण पवेशेण दव्वाणम अच्छणम भवे लो। जहां पर जो द्रव्य है परस्पर एक दूसरे में अवगाह प्राप्त करते हुए जहाँ रहते हैं, यानी जहाँ छह द्रव्य पाए जाते हैं, वो लोक है। अभी एक और गाथा आगे आएगी 121 नंबर की, वहां पे भी लोक का अर्थ कहेंगे। तो इतना सा भले ही आधी गाथा ही कि लोक किसे कहते हैं, तो आधी गाथा ही हम भले ही याद कर लें, पूरी नहीं भी आ पाती है तो। अन्नोर्ण पवेशेण ये दव्वाणम अच्छणम, अच्छणम यानी द्रव्यों की स्थिति, अवस्थिति, टिका रहना, मिलना। दव्वाणम अच्छणम भवे लो, जहाँ पर द्रव्य एक दूसरे में परस्पर एक क्षेत्रावगाह रूप से पाए जाते हैं, वो लोक कहलाता है। और फिर वो लोक कहाँ पर है कि लोया सव्वाया समनंतम, संपूर्ण अनंत आकाश के बहुमध्य एकदम बीच में है। फिर उसको किसने बनाया है कि कोई हरिहरादि ने उसको बनाया नहीं है। फिर ये लोक कैसा है, कब नष्ट हो जाएगा कि नष्ट नहीं होगा, ये नित्य है। तो नित्य है तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होता क्या? कि नित्य होने पर भी इसमें बदलाव होता है। देखो, नष्ट होना वो अलग बात है और बदलाव होना वो अलग बात है। नष्ट होने में तो वस्तु खत्म ही हो जाएगी, लेकिन खत्म नहीं होती है, पर चेंज होता है, फॉर्म्स उसकी चेंज होती हैं, खत्म नहीं होती है। तो द्रव्य नित्य भी है और परिणामी भी है। क्यों है नित्य और क्यों है परिणामी?
लोक द्रव्य नहीं, सॉरी, लोक नित्य क्यों है और लोक परिणामी क्यों है? बोलिए दीपिका जी। क्योंकि उसमें छह द्रव्य अवस्थित तो हमेशा रहते हैं, लेकिन वो हर समय उसमें परिणाम होता रहता है, इसलिए वो। हाँ, जिन द्रव्यों से मिलकर लोक कहा गया है वो द्रव्य नित्य हैं, इसलिए तो लोक भी नित्य है। और वो द्रव्य परिणमनशील है, इसलिए लोक भी परिणमनशील है। आप लोग जो जवाब देते हैं ना, तो जो कुछ लोग बाद में यूट्यूब पे सुनते हैं, तो अभी अपनी अलौकिक गणित वाली क्लासेस सुन के मुझे कहा कि कितने मतलब मेरी नहीं, आप लोगों की, कि कितने पुरुषार्थी हैं और कितने अच्छे जवाब देते हैं और सबने याद किया है। इतना इतना पूरा अनंत किसे कहते हैं और असंख्यात किसे कहते हैं। तो बहुत आप लोगों की प्रशंसा कर रहे थे, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तालियां। ऐसा लगता है ना, मतलब कि वो पूरा पूरा सुना रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अभी मेरे को याद आ गई तो मैंने कहा बता दूं आप लोगों को कि ऐसा मतलब जो बाद में सुनते हैं वो लोगों को महिमा भी आती है कि ये कर पा रहे हैं। जो लोग यूट्यूब पे सुनते हैं ना, वो नहीं याद कर पाते हैं। जो जूम पे अटेंड करते हैं और वही अटेंड करते हैं कि जो याद करके जिनको, और वही वही वीडियो खोलने की हिम्मत करते हैं, नहीं तो सब छुपे रहते हैं अंदर। लेकिन आपकी क्लास में ही इतना मतलब याद करवाया जाता है, पूछा जाता है बार बार। मैंने और भी कई क्लासें अटेंड करी, बस एक स्वाध्याय की तरह पढ़ के सुना दिया तो जितना समझ में आ गया। आप बार बार याद करवाती हो ना, तो इस क्लास का एक अलग ही वो है। तो इस वजह से हम सब आपके उससे पढ़ाने के तरीके से ही इतना बढ़ पा रहे हैं आगे। देखो सब, वो तो मेहनत तो आपकी है। तो अभी अभी मैंने सबको एक सा पढ़ाया था, और वो विनीता आंटी ने गलती कहाँ से अर्थ उसका लिया। तो ऐसा तो सबकी अपनी अपनी योग्यता है, आप लोगों का ही पुरुषार्थ है वास्तव में। तो प्रशंसा के योग्य है। ठीक है, तो हमने कल ये तो लोक का, देखो लोक की रचना एक तो दो तरह, यहाँ ज्यादा रचना नहीं है। यहाँ लोकानुप्रेक्षा में, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में रचना वाला विस्तार नहीं है। जैसे वृहद्रव्य संग्रह में जो अनुप्रेक्षाएं चली थी, वहां तो पूरे लोक का रचनात्मक विस्तार था। यहाँ केवल सामान्य स्वरूप लोक का इन दो तीन चार गाथाओं में बता रहे हैं। उसके बाद में वो जो लोक जिन द्रव्यों से मिलके बना है, उन द्रव्यों का वर्णन और उसमें भी जीव का वर्णन विस्तार से वो किया है। तो हम भी ज्यादा रचना की तरफ नहीं जाएंगे, जितना यहाँ सामान्य है उतना ही देखेंगे, क्योंकि फिर वो रचना में जाने में हमारा विषय बिल्कुल अलग प्रकरण आ जाएगा, इसलिए। तो कल हमने देखा था यहाँ गाथाओं के माध्यम से लोक का विस्तार कितना है, लोक का विस्तार कितना है। अब ये सामान्य प्रश्न है, बोलिए अलका जी। 343 घन राजू लोक का, उसमें ऊंचाई, मोटाई और गहराई तीनों ऐसे। ये विस्तार पर हो गया। विस्तार पूछ रही थी मैं, तो मैं, हो सकता है मैं प्रश्न सही नहीं कर पा रही हूँ। पूर्व से पश्चिम बताएंगे पहले, फिर उत्तर से दक्षिण बताएंगे। तो पूर्व से पश्चिम में सबसे नीचे 7 राजू, और फिर मध्य लोक में 1 राजू, फिर ब्रह्म स्वर्ग के पास 5 राजू, और एकदम ऊपर स्वर्ग के अंत में लोक के अंत में 1 राजू फिर से। तो 7, 1, 5, 1 राजू। ये तो पूर्व से पश्चिम उसकी चौड़ाई है। हाँ, विस्तार है, चौड़ाई है। और उत्तर से दक्षिण सभी तरफ पूरा मतलब 7 राजू उसकी गहराई है, मोटाई या गहराई जो कहते हैं वो है। और ऊंचाई है उसकी 14 राजू। ऊंचाई 14 राजू, ठीक है। ये है लोक का विस्तार। देखो एक प्रश्न भी है, एक कंफ्यूजन, जो हम 7 × 7 × 7 343 घन राजू जो हमने निकाला, तो ये जो बीच वाला 7 है, जो लंबाई वाला, तो यहाँ तो हम ऊंचाई 14 देख रहे हैं, तो ये 7 क्यों लिखते हैं?
तो सात वैसे सात राजू का घन वो क्या है कि अब अपन ने इतनी डिटेल वो त्रिलोक सार में ऐसे किया है, त्रिलोक सार त्रैपन्नति में। जैसे कल हमने वो अधोलोक का किया था, एक स्क्वायर बना लिया था इधर का उधर रख के, ऐसे ही पूरे लोक का इधर उधर काट पीट के सेट करके एक पूरा वो बना देते हैं, कहीं अच्छा। का हिस्सा कहीं जोड़ के, तो वो सात 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 बचता है। अच्छा। उस आधार पे वो जगत श्रेणी का घन, जगत घन है ना, लोक का पूरा लोक का एरिया कितना है, पूरा लोक कितना है, जगत घन, जगत घन मतलब लोक। तो जगत घन कैसे निकलता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। नहीं, अब ये शब्द नहीं चाहिए, जगत घन के लिए शब्द वो वाले चाहिए। जगत घन मतलब अब अलौकिक गणित वाले अपने उपमामान वाले शब्द चाहिए। हाँ हाँ। अब बस इतने दिन का गैप हो गया ना, रिवीजन अब कब तक रिवीजन कराएं? बोलिए पद्मा जी। सात राजू का घन। सात राजू का घन तो ठीक है, फिर भी एक शब्द और चाहिए। जगत श्रेणी का घन, सात राजू की जगत श्रेणी है, जगत श्रेणी का स्क्वायर जगत प्रतर, और जगत श्रेणी का घन। और जगत श्रेणी क्या है? जगत श्रेणी है सात राजू लंबी आकाश के प्रदेशों की पंक्ति, वो जगत श्रेणी है। ठीक है ना? एक राजू कितना होता है? एक राजू कितना होता है, इन इन शब्दों में बताना है, उपमामान के शब्दों में बताना है। एक राजू कितना होगा? एक राजू होगा जगत श्रेणी का सातवां भाग। एक जगत श्रेणी है सात राजू की, तो सात राजू डिवाइडेड बाय 7, जगत श्रेणी का सातवां भाग वो एक राजू होता है। जगत श्रेणी कितनी है? नहीं आया समझ में? जगत श्रेणी कितनी है? सात राजू की जगत श्रेणी है ना। अभी भूलनी नहीं है, अभी कम से कम लोकानुप्रेक्षा पढ़ रहे हैं ना, ये शब्द ऐसे ही नहीं पढ़ाई थी कि टाइम पास करने को आपको अलौकिक गणित पढ़ा दी भी चलो, वो आगे काम आएगा। तो ये जगत श्रेणी है सात राजू की, उसका सातवां भाग, तो सात से डिवाइड किया तो सात से सात गया, तो यहाँ एक आ गया, सात एकम सात, तो इज इक्वल्स टू क्या आ गया? एक राजू। नहीं आया समझ में? अरे सात राजू का भाग डिवाइडेड बाय 7 करेंगे ना, बटा सात, तो सात से सात गया तो सात एकम सात, एक लिखेंगे यहाँ, तो आंसर में क्या आएगा? एक राजू। तो एक राजू कितना होता है कि जगत श्रेणी का सातवां भाग वो एक राजू होता है। ऐसे शब्द मिलेंगे आपको लिखे हुए, फिर आप सोचोगे जगत श्रेणी का सातवां भाग, अभी तो बड़ी कठिन बात आ गई। कठिन बात नहीं है, हम पढ़े हुए हैं, हमारे लिए कुछ कठिन नहीं है। ये समझो अपनी वैल्यू को, हम क्या क्या पढ़ के आ गए। ये कुछ कठिन नहीं है। बोलिए पूर्णिमा आंटी। सात से सात को डिवाइड क्यों किया? एक राजू निकालने के लिए। एक राजू कितना होता है? तो एक राजू होता है जगत श्रेणी का सातवां भाग। तो ये है, ये लिखा अपन ने जगत श्रेणी, और सातवां भाग के लिए लिखा, भाग मतलब भाग, भाग मतलब नीचे लिखो उसको, तो ठीक। नीचे लिखा। बोलिए अनीता जी। रसनाली की लंबाई कुछ कुछ कम 13 राजू है, तो हाँ, लंबाई और ऊंचाई में क्या अंतर, मतलब अंतर है? बात है ऊंचाई जब 3 डायमेंशन में होता है ना, तो आपने ऊंचाई लिखवाई चौड़ाई एक, है, कहीं गहराई को लंबाई बोल देते हैं, जैसे ऐसी चीज है ना, जैसे नहीं ये। दीदी, आपने लंबाई लिखवाई थी कल एक राजू, और फिर ऊंचाई लिखवाई थी कुछ कम 13 राजू का लिखवाया था। तो मेरे हाँ, को समझ नहीं आया कि एक 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 राजू और कुछ कम 13 राजू। तो जैसे ये बुक है ना, ये बुक है, जी। तो ये तो है इसकी चौड़ाई, ये वाली है ना, और ये कहलाएगी लंबाई, और ये इसकी मोटाई। अब वो लोक है, अब इसको इसको ऐसा कर दिया अपन ने लोक, अब इसको क्या कहेंगे? अब इसको लंबाई भी, इसको लंबाई भी कह सकते हैं, इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो कुछ तो कम ये 13 राजू हुई चौड़ाई ना है। वो? हम्म। वो कुछ कम 13 राजू हुई ना दीदी? हाँ, वो कुछ कम 13 राजू, तो वो लोक की ज्यादातर वहां ऊंचाई शब्द ही यूज में लेते हैं। तो एक राजू तो नहीं होगी ना वो? एक राजू तो ऊंचाई नहीं एक होगा? राजू नहीं है,
कल एक्चुअली बोला था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई कल ऊंचाई एक थोड़ा। राजू बोल दिया था क्या? ये तो बाद में लंबाई एक राजू कही थी आपने, इसलिए मेरा कंफ्यूजन हो रहा था। ये चौड़ाई और इसको फिर बोलेंगे लंबाई, ऐसा। अच्छा, ऐसे लंबाई, वो ठीक है। तो उसको लंबाई बोल दिया, तो वो एक राजू है। एक राजू बाय एक राजू, तो लंबाई चौड़ाई, क्योंकि वो ज्यादा समझ लो मुंह पे आता है ना वो शब्द, इसलिए एक राजू लंबी, एक राजू चौड़ी और 7 राजू ऊंची, सॉरी 14 कुछ कम 13 राजू ऊंची। तो वो शब्द इजी पड़ते हैं अपने को बोलने में, इसलिए वो लंबाई चौड़ाई चलता है। पर डिपेंड करता है, जैसे बुक वाली चीज है तो इसमें अपने को ऊंचाई नहीं बोलने में आएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, लेकिन वो लोक में वैसे हाइट है ना, तो वहां पे फिर वो ऊंचाई वर्ड आ जाता है। ठीक है। तो लोक का जो क्षेत्रफल हमने देखा 343 घन राजू, और उसमें भी हमने इकट्ठा भी निकाला सामान्य रूप से औसत विधि से कि 7 राजू तो सर्वत्र गहराई है, 14 राजू पूरी ऊंचाई है, और जो चौड़ाई है पूर्व पश्चिम वो अलग अलग है, तो उसका हमने एवरेज निकाल लिया। 7 + 1 + 5 + 1 और उसको 4 से भाग दिया, 14 आया था, 14 को 4 से भाग दिया तो 3.5 ये अपना आया था। तो 14 × 7 × 3.5 ये करा तो 343 घन राजू ये लोक का आया। और उसके अलावा हमने ऊर्ध्व लोक का अलग और अधोलोक का अलग ऐसे भी निकाल के दोनों को जोड़ के देखा, तो वो भी बराबर लोक का क्षेत्रफल पूरा 343 घन राजू ये आया। बोलिए एक आंटी। एक बार आप बोर्ड पे ना वो लोक के नक्शे में जगत श्रेणी वाली लाइन बताओ कि कैसे होगी, एक प्रदेश चौड़ी वाली वो कैसे बनेगी, फिर वो कितने प्रदेश आएंगे यूं ऊंचाई चौड़ाई में? अरे बने जितने, एक प्रदेश कितना होता है ये समझ लीजिए लोक का फिर नक्शा। एक राजू उसका 7वां हिस्सा एक राजू कैसा हुआ? एक राजू चौड़ाई सिर्फ लंबाई में ही होगा एक राजू, फिर चौड़ाई गहराई में एक एक राजू कैसे जाएगा? चौड़ाई तो वो एक तो प्रदेश है ना, ये एक एक प्रदेश प्रदेश है। एक अब एक रुकिए, 1 मिनट, ये एक प्रदेश है, ये एक प्रदेश, और ये 7 राजू, इसको हाँ, तो कहेंगे। ये हुई जगत श्रेणी। हाँ, ये जगत श्रेणी है। अब इसका 7वां हिस्सा हुआ एक राजू, हाँ इसका 7वां हिस्सा एक राजू हुआ ना, तो हाँ। अब इसकी हम गहराई और वो क्या देखेंगे फिर गहराई इसमें? कहाँ है? जगत श्रेणी में गहराई कहाँ होती है? जगत श्रेणी तो 1 डायमेंशनल है ना, हाँ तो उसमें बस गहराई एक, है, उसमें तो केवल लंबाई ही है। हाँ तो खाली एक राजू लंबाई लंबाई एक आएगी। राजू भी अभी हम लंबाई ही निकाल रहे हैं। हाँ। एक राजू जो है वो राजू तो अपने आप में नाप है, वो लंबाई चौड़ाई मोटाई तो किसी चीज की होगी ना, राजू तो उसको नापने का साधन है। तो लंबाई चौड़ाई मोटाई तो लोक में है, तो उसमें हमने अलग अलग ये लिखा। अब जैसे ये एक 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 प्रदेश से इतनी लंबी लंबी जगह श्रेणियां हैं पूरी इसमें। हाँ, ये तो अपन मतलब पढ़ सीखने के लिए बताइए, ऐसे कोई बनी हुई लाइनें नहीं, लोक में कहीं अपने को लाइनें खींची हुई बनी हुई नहीं है, बनी हुई नहीं है, वो तो जैसे ग्राफ पेपर आता था ना पहले, ग्राफ पेपर में। जैसे मैं अपने ज्योग्राफी में भूगोल में हाँ ग्राफ। अक्षांश और देशांतर वो जो हाँ डोमिनेटर हाँ। और ये सिखाते हैं ना, ये लाइंस बच्चों को अपने हम्म। ग्लोब में, तो ऐसे कोई दुनिया में ऐसी लाइनें थोड़ी ना बनी हुई है कहीं कि हमारे कितने हाँ हाँ अक्षांश, हाँ, वो तो समझ। बस वो समझने के लिए पढ़ने के लिए, तो ऐसे ही ये और नापने और अभी वर्टिकल। संख्या आएगी कि कितने हैं, व्यंतर देव कितने हैं, तो जगत प्रतर का इतना हिस्सा, जगत प्रतर का इतना भाग, ऐसे ऐसे वो उसमें आएंगी संख्याएं। तो हमको पता होना चाहिए जगत प्रतर मतलब कितना, जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग योग स्थानों की संख्या आती है। तो जगत श्रेणी यानी 7 राजू, फिर 7 राजू का संख्यात्वा भाग, उसमें कितने प्रदेश होंगे, हाँ कितने योग स्थान होते हैं, उसका पूरा भाव क्या है, जगत श्रेणी का संख्यात्वा भाग। तो जगत श्रेणी तो 7 राजू, और फिर 7 राजू का असंख्यात्मक भाग किया, उसमें भी इस 7 राजू के असंख्यात्मक भाग में भी कितने प्रदेश हैं, एक अंगुल में कितने प्रदेश देखे थे हमने, कितने प्रदेश देखे थे कि कितने उसमें समय लग जाएंगे, देखा था ना असंख्यात कल्पकाल। हाँ। फिर 7 राजू के असंख्यात्मक भाग हिस्से में कितने प्रदेश हैं, उतने योग स्थानों की संख्या है, ऐसे करके वहां बताया गया है। तो जो जो भी संख्याएं आएगी आगे, तो उसको इससे हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए अभी भूलना नहीं है ये। ठीक है, अभी नहीं कभी नहीं भूलना है, लेकिन अभी तो कम से कम याद रखना ही है।
भूलना तो मैं क्यों कहूंगी, कभी भी भूले। देखिए तो ये लोक का पूरा क्षेत्रफल वगैरह की चर्चा अपनी हो गई थी 119 गाथा तक। अभी 120 नंबर की गाथा। अभी लोक की जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई में लोक के भेद यहाँ पर बता रहे हैं। 60 नंबर पेज है कार्तिक अनुप्रेक्षा में, और गाथा नंबर 120। पूर्णिमा आंटी आप बोलिएगा पीछे। मेरुस हिठ भाए, मेरुस हिट भाए, सत्तविरज्जु हवेई अहलो, सतविरज्जु हवेई अहलो, उड्डम्मि उड्डलो, उड्डम्मि उड्डलो, मेरु समो मज्जिमो लो, मेरु समो मज्जिमो लो, मेरुस हिठ भाए, सत्तविरज्जु हवेई अहलो, उड्डम्मिह उड्डलो, मेरु समो मज्जिमो लो। मेरुस हिट भाए, सतविरज्जु हवेई अहलो, उड्डम्मि उड्डलो, मेरु समो मज्जिमो लो। अभी तो क्या लोक का सामान्य बता दिया है, इतना इतना है, पूर्व पश्चिम इतना है, उत्तर दक्षिण इतना है, ऊंचाई इतनी है, वो सब। लेकिन अभी लोक का विभाजन, लोक कितने हैं, कितने होते हैं लोक, तो लोक का विभाजन 3 तरह से, 3 रूप में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ऐसा किया गया है। तो बता रहे हैं कि मेरुस, मेरुस यानी मेरु के, हिट्ठ भाए, हिट्ठ यानी नीचे के, भाए यानी भाग में, मेरु के नीचे के भाग में, सत यानी 7, वी, वी यानी समझ लो अपी के अर्थ में, वैसे ही सत्तवी यानी 7, रज्जू यानी राजू, हवेई यानी है, अहलो, अहलो यानी अधोलोक, मेरु के नीचे के भाग में 7 राजू में अधोलोक है। मेरुस हिट्ट भाए, सत्तवी 7 राजू में हवेई होता है या है, अहलो अधोलोक। उड्डम्मी उड्डलो, और उड्डम्मी यानी कि ऊपर, उड्डलो ऊर्ध्वलोक है, ऊपर ऊर्ध्वलोक है, तो कितना, कि वही सत्तवी रज्जु, वो ऊपर से लगा लेना, कि मेरु के नीचे 7 राजू में अधोलोक है और ऊपर ऊर्ध्वलोक है, तो ये 7 राजू दोनों में लगाना है, कि 7 ही राजू अधोलोक है और 7 ही राजू ऊर्ध्वलोक है। उड्डम्मी ऊपर, उड्डलो ऊर्ध्वलोक है, और मेरु समो मध्यमो लो, और मेरु के समान यानी जितना मेरु है उतना मध्यमो यानी मध्यम यानी मध्य, लो यानी लोक है, मेरु जितना मेरु के समान मध्य लोक है। सरल है गाथा। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं एक बार। मेरुस हिठ भाए, सत्तविरज्जु हवेई अहलो, उड्डम्मि उड्डलो, मेरु समो मध्यमो लो, मेरु के नीचे अधो है 7 राजू, जिन कहें इतना ही ऊपर ऊर्ध्व है मेरु सम मध्य लोक है। अन्वयार्थ। मेरु के नीचे के भाग में 7 राजू अधोलोक है, ऊपर 7 राजू ऊर्ध्वलोक है, और मेरु समान मध्य लोक है। भावार्थ। दक्षिण उत्तर में सब जगह 7 राजू चौड़ा है, ये अपने पुस्तक में ये वाला भावार्थ नहीं है, यहां से पढ़ लेते हैं भावार्थ। दक्षिण उत्तर में सब जगह 7 राजू चौड़ा है, ऊंचा
14 राजू है, इस तरह लोक का, ये तो ऊपर वाली गाथा का भावार्थ दे दिया ना मैंने। चलो पढ़ लेते हैं। दक्षिण उत्तर में सब जगह 7 राजू चौड़ा है, ऊंचा 14 राजू है। इस तरह लोक का घनफल करने पर 343 राजू होता है। समान क्षेत्र खंड कर 1 राजू चौड़ा लंबा ऊंचा खंड करने को घनफल कहते हैं। और भावार्थ तो ये इसके नीचे ही दिया है, ये गलत छपा है इसमें, जो अपनी बुक में है ना वही है भावार्थ। तो मेरु के नीचे 7 राजू अधोलोक है, ऊपर 7 राजू ऊर्ध्वलोक है, बीच में मेरु समान लाख योजन का मध्यलोक है। इस तरह 3 लोक का विभाग जानना चाहिए। ये 3 लोक का विभाग यहाँ पर बताया। देखो 3 लोक का विभाजन, लोक के विभाजन का आधार क्या है, किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि इसके नीचे इसके ऊपर, वो बेस क्या है? लोक के विभाजन का आधार है मेरु। मेरु का अर्थ ही क्या होता है? मेरु का शब्द अर्थ होता है माप करने वाला। यद्यपि हम मेरु यानी पर्वत बोलते हैं, समझते हैं, होता भी है, लेकिन वैसे उसका समझ लो निरुक्ति से या दूसरी तरह से अर्थ देखें तो मेरु का अर्थ होता है माप करने वाला। मेरु यानी माप करने वाला। तो जो तीनों लोकों का माप करता है, तीनों लोक जिसके द्वारा नापे जा रहे हैं, विभाजित किए जा रहे हैं, वो है मेरु। उसको कहते हैं मेरु। कौन सा मेरु? ये राजवार्तिक में दिया भी है। लोकत्रयम मिनात इति मेरुरिति। लोकत्रयम 3 लोक का मिनात यानी मापा, जिसके द्वारा मापा जा रहा है, उसको मेरु कहते हैं। तो 3 लोक का विभाजन का आधार ये सुदर्शन मेरु, सुमेरु, मेरु, जो भी उसको कहें, वो है। तो उस मेरु के नीचे के भाग से, मेरु के नीचे से चालू होता है अधोलोक। नीचे, अधो मतलब नीचे का, तो किसके नीचे का? कि मेरु के नीचे का। मेरु के नीचे का जो भाग है वो कहलाएगा अधोलोक, और ऊपर का भाग है वो कहलाएगा ऊर्ध्वलोक। सिंपल है। तो किसके ऊपर का? कि वही मेरु के ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक, मेरु के नीचे का भाग अधोलोक, और जितना मेरु है उतना मध्यलोक। ये 3 लोक के विभाजन का आधार सुमेरु पर्वत है, और उसके आधार पर ही 3 लोक का विभाजन किया जाता है। सुदर्शन मेरु सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है? बोलिए अनिता आंटी। 1 लाख योजन ऊंचा है। 1 लाख योजन ऊंचा है, सामान्य है, और 40 योजन की उसकी चूलिका है। 1,40,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है। तो जितना सुमेरु पर्वत है उतना मध्य लोक है। ये 3 लोक है। इस 3 लोक के, ये तो अभी समझ लो अपना थोड़ा ऊपर का छोटा दिख रहा है, नीचे का बड़ा। यहाँ मध्य लोक में, यहाँ बीचों बीच ये एक सुमेरु पर्वत है। और ये सुमेरु, अभी तो क्योंकि बोर्ड है ना, तो बोर्ड में तो ऐसा दिख रहा है भी सुमेरु पर्वत ऐसा खड़ा करें कि ऐसा खड़ा करें, तो ऐसा इसको खड़ा करते हैं। समझ लो ये सुमेरु पर्वत है यहाँ इतना, ये 1 लाख योजन का। तो ये जितना सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन का, इतना 1 लाख योजन और 40 योजन की चूलिका, इतना तो है मध्यलोक। और इसके ऊपर है ऊर्ध्वलोक, और इसके नीचे है अधोलोक। और इस सुमेरु की जड़ है नीचे, तो जड़ से लेके चोटी तक, सुमेरु की जड़ से लेके सुमेरु की चोटी तक मध्यलोक है। ऐसा नहीं कि यहाँ धरती पे जितना दिख रहा है, क्योंकि इसकी जड़ है 1000 योजन नीचे। जो हमको पृथ्वी दिखती है, चित्रा पृथ्वी, उसके नीचे 1000 योजन नीचे सुमेरु की जड़ है। तो जड़ से लेके, और जड़ से ही 1 लाख योजन का काउंट होता है, ऊपर तो 99,000 योजन ही है। तो पूरा सुमेरु की जड़ से लेके उसकी चोटी तक जितना एरिया है वो कहलाता है मध्यलोक। और सुमेरु की जड़ के नीचे का एरिया वो कहलाता है अधोलोक।
और सुमेरु की चोटी से ऊपर का एरिया वो कहलाता है ऊर्ध्वलोक। तो अभी तो हमने 7-7 राजू बांट दिया था, 7 राजू का अधोलोक, 7 राजू का ऊर्ध्वलोक। फिर ये मध्यलोक की 7 राजू का जो ऊर्ध्वलोक है, उस 7 राजू में से ये 1,40,000 योजन ये माइनस कर देना। तो कुछ नहीं, राजू के आगे योजन क्या है, असंख्यात योजनों का एक राजू है, उसके आगे 1,00,000 योजन कुछ भी नहीं है। 1 रुपए में 10 पैसे 5 पैसे पैसे से भी कम है, समझ लो इतना कम है, कोई वैल्यू उसकी नहीं है। इसलिए ऊर्ध्वलोक पूरा 7 राजू का सामान्य रूप से कह दिया जाता है। तो ये लोक के विभाजन का आधार है, और इसकी जो जड़ है वो पृथ्वी के नीचे 1,99,000 योजन ये ऊपर है। और ये जो सुमेरु पर्वत है, ये यहाँ, ये जो अपनी मध्यलोक की पृथ्वी है, ये चित्रा पृथ्वी है। चित्रा पृथ्वी के ऊपर ऊपर तो है 99,000 योजन, 1,000 योजन की इसकी जड़ है, और 40 योजन की चूलिका है, इस तरह से। और फिर इसके नीचे अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां हैं, 7 पृथ्वियां हैं, बीच में एक रसनाड़ी है। सात पृथ्वियां हैं, और इन 7 पृथ्वियों में यहाँ नरकों की रचनाएं हैं। ऊर्ध्वलोक में ये मेरु की चोटी से, जहां सुमेरु पर्वत की चूलिका है, चोटी है, उसमें उससे टच होता हुआ आड़े बाल का अंतर बोलते हैं। तो आड़े बाल का अंतर का मतलब कोई अंतर है क्या? टच हो रहा है। बाल का गैप, कोई गैप होता है? तो आड़े बाल के अंतर के बराबर का मतलब ये है कि उससे टच होता हो, सुमेरु पर्वत की चोटी से टच होता हुआ पहला दूसरा स्वर्ग, फिर तीसरा चौथा, ऐसे इस तरह से करते हुए 16 स्वर्ग, 9 अनुदिश, 9 अनुत्तर, नहीं 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, और फिर श्लोक के अंत में सिद्धशिला, ये सारी रचनाएं। तो ये ऊपर जो स्वर्ग आदि की रचनाएं हैं ये ऊर्ध्वलोक में है, नीचे नरक की रचनाएं वो अधोलोक में है, और ये मध्य लोक में असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र है, सामान्य रूप से सबको पता ही है। तो और ज्यादा इसकी डिटेल अपन नहीं कर रहे हैं। कल जो वातवल्यों की चर्चा अपन ने की थी कि ये पूरा लोक है, ये वातवल्यों से वेष्टित है, इस तरह से पूरे ही लोक में 3-3 वातवलय हैं, और इस तरह से पूरे लोक की रचना है। एक बार चित्र और देख लीजिए इसमें। दिख रहा है आप लोगों को? शेयर ही नहीं हुआ। अब दिख रहा है? ये देखिए, ये मध्यलोक है, मध्यलोक के नीचे ये अधोलोक है। ये पृथ्वियां दिख रही है आपको, ये पूरी पूरी पृथ्वी। पृथ्वी किसे कहते हैं? जो लोक के एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब जो टच करती है, एक कोने से दूसरे कोने तक जो फैली भी कहो या उसको छूती भी कहो, वो पृथ्वी होती है। तो ये आपको पूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक की लाइंस दिख रही हैं, ये पृथ्वी है। व्हाइट है, ये ब्राउन है, ये कलर जो दिख रहे हैं ये पृथ्वी है। तो ऐसे 7 पृथ्वियां हैं, और इनके नीचे भी जो डॉट्स दिख रही हैं ये सब वातवलय हैं। इन पृथ्वियों के नीचे भी वातवलय हैं। ऊर्ध्व लोक में ये 7 पृथ्वियां तो लोक में पूरी 8 पृथ्वियां हैं, तो 7 पृथ्वियां तो अधोलोक में है, रत्न प्रभा, शाक्रा प्रभा, बालुका प्रभा, ये सब। और 8वीं पृथ्वी ये ऊर्ध्वलोक में, यहाँ ये ऊपर लोक के अंत में ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी है, वहां वो सिद्धशिला विराजमान है। इस तरह से ये पूरे लोक का चित्र है। अपने तत्वार्थमणि प्रदीप में भी बना हुआ है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं।
देखिए आगे 121 नंबर की गाथा। कुछ पूछना है? बोलिए। मैम जो बात वाला है वो जो हर पृथ्वी के नीचे अधोलोक में, तो ऊपर स्वर्ग के विमान के एक एक स्वर्ग के विमान के बाद भी बात वाला है। नहीं, वहां वो विमान कोई जल के आधार से है, कोई वायु के आधार से है, कोई जल और वायु के आधार से है, तो वहां वो बात वलय नहीं है, वो उनके आधार अलग अलग हैं। वो आपको चित्र देखेंगे ना अगर तत्वार्थमणि प्रदीप में, तो शायद उसमें लिखा हुआ भी दिखता है, बारीक है। बाकी ये वाला चित्र मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ये वाला भी, तो उसको जूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा स्वर्ग वायु के आधार से, इसमें अभी देखिए लिखा हुआ है। तो मैम वायु के आधार से होने से तो वो बात वाला माना जाएगा ना। वो वात वलय, तो वो तीनों वलय जहाँ होंगे ना, तो वो वात अच्छा। वलय। और ये कई अकेला जल के आधार से है, कोई अकेला वायु के आधार से है, ऐसा अलग अलग है। देखिए यहाँ लिखा है जलवायु आधार, यहाँ जलवायु आधार, जलवायु आधार, ऐसा। इसको मतलब वलय नहीं आकाश, बोलेंगे, इसको वलय नहीं बोलेंगे, इसको बात वलय नहीं बोलेंगे मतलब। यहाँ जल आधार, यहाँ वायु, वायु आधार। ये जो पहला दूसरा स्वर्ग है, यहाँ जल आधार लिखा है, फिर तीसरे चौथे में वायु आधार, फिर पांचवे छठे सातवें आठवें में जलवायु जलवायु जलवायु, ये है। और फिर उसके बाद में है आकाश आधार, आकाश आधार। इस तरह से ये दिया है। देखिए गाथा नंबर 121। गाथा पढ़ती हूँ मैं। सुमन जी आप बोलिएगा पीछे। दंसन्ति जथयथा दंसन्ति जथा जीवादिया सभन्नदेलो जीवादिया सभन्नदेलो तस्य सिरहम्मि सिद्धा तस्य सिंहरम्मि सिद्धा अन्तविहीना विरायन्ते अन्तविहीना विरायन्ते दंसन्ति जथयथा जीवादिया सभन्नदेलो तस्य सिंहरम्मि सिद्धा अन्तविहीना विरायन्ते। दंसन्ति जथा जीवादिया सभन्नदेलो तस्य सिंहरम्मि सिद्धा अन्तविहीना विरायन्ते। दंसन्ति जथ अथा, जहां पर दंसन्ति यानी दिखाई देते हैं, देखे जाते हैं, जथ यानी जहां, अथा यानी पदार्थ, अर्थ, अथा यानी अर्थ, अर्थ यानी पदार्थ। जहां पर पदार्थ देखे जाते हैं, कौन से पदार्थ? जीवादिया, जीवादिक, जीवादिक पदार्थ। तो जीवादिक यानी जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश और काल। जहां जीवादिक पदार्थ दंसन्ति देखे जाते हैं, स भन्नदे लो, वह भन्नदे यानी कहा गया है, कहलाता है, कहा जाता है। लो, लो यानी लोक। जहां पर जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं वह लोक कहलाता है। ये लोक की परिभाषा है, पहले उसमें आई थी 116 नंबर गाथा में, अन्नोर्ण पवेशेन यद् अव्वाणम अच्छणम भवे लोक। और अब ये दूसरी तरह से, बात तो वही है, बस शब्द बदले। दंसन्ति जथ अथा जीवादिया सभन्नदे लो। ये दो लाइनें तो याद करनी है आप लोगों को, लोक की परिभाषा की। ठीक है, आधी गाथा वो और आधी गाथा ये। तस्य सिंहरम्मि सिद्धा, तस्य यानी उसके, सिंहरम्मि शिखर पर, सिद्धा यानी सिद्ध, विरायन्ते विराजते हैं, अंतविहीना कैसे हैं वो? अंतविहीन यानी अनंत। ये जो लोक है, उस लोक के शिखर पर अनंत सिद्ध भगवान वो विराजते हैं, विराजमान हैं। तस्य सिंहरम्मि, उसके शिखर पर,
सिद्धा, सिद्धा का विशेषण है अंत विहीना, अंत विहीना सिद्धा विरायन्ते, अनंत सिद्ध भगवान वहां पर विराजमान है। देखिए अन्वयार्थ, जहाँ जीवादिक पदार्थ देखे जाते हैं वह लोक कहलाता है, उसके शिखर पर अंत रहित अर्थात अनंत सिद्ध विराजमान हैं। गाथा और पद्यानुवाद पाठ करते हैं। दंसन्ति जथ अथा जीवादिया सभन्न देलो, तस्य सिहरम्य सिद्धा अंत विहीणा विरायन्ते। जीवादि द्रव्य जहाँ दिखे वह लोक है, यह जिन कहे उसके शिखर पर हैं, अनंत विराजते प्रभु सिद्ध हैं। जीवादि द्रव्य जहाँ दिखते हैं वह लोक है। किसने बताया? तो कह रहे हैं यह जिन कहे, जिनेंद्र भगवान ने कहा है, और उसके शिखर पर अनंत सिद्ध प्रभु विराजमान होते हैं। देखिए भावार्थ, लोक दर्शने व्याकरण में धातु है, उसके आश्रयार्थ में अकार प्रत्यय से लोक शब्द बनता है। इसलिए जिसमें जीवादिक द्रव्य देखे जाते हैं उसको लोक कहते हैं। उसके ऊपर अंत में कर्म रहित शुद्ध जीव अपने अनंत गुण सहित अविनाशी अनंत सुख में सदा विराजमान है। देखिए जो लोक, लोक शब्द ये हलंत वाला क्या आना चाहिए, इसमें मिसप्रिंट है पीडीएफ में। लोक, लोक्यन्ते वहां मिलती है, सरवार सिद्धि में शायद, लोक्यन्ते अवलोक्यन्ते जीवादीनाम यत्र स लोके। लोक्यन्ते, लोक्यन्ते का मतलब है देखना, लोक्य इसे बोलते हैं आलोक्य, तो वो देखने के अर्थ में आता है। तो लोक धातु है और फिर लोक के डैश लगा के लिखा दर्शने, यानी लोक यानी दर्शन, वो व्याकरण में धातु है। और लोक हलंत क है तो उसके आश्रयार्थ में अकार प्रत्यय से, तो उस लोक हलंत वाला क है उसमें अ जोड़ा, ये है लोक शब्द। अब इसमें अ प्लस किया, अकार मतलब अ, तो ये क्या बन गया? लोक। ये सारे जितने भी व्यंजन होते हैं, अब पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, ये क ख ग घ न ये व्यंजन कहलाते हैं, आ ई स्वर कहलाते हैं। तो व्यंजन सब आधे ही होते हैं, हलंत वाले ही होते हैं। और फिर उसमें ये स्वर प्लस होके ये क्या हलंत वाला होता है। फिर क्या कैसे बनता है कि ये हलंत क प्लस अ इज इक्वल्स टू क, जितने भी हैं समझ लो, ख है तो वो हलंत होगा, फिर उसमें अ प्लस होगा तब वो बनेगा ख, ऐसा। तो ये लोक है हलंत वाला, इसमें अ प्लस किया तो ये बन गया लोक। और ये लोक है वो दर्शन के अर्थ में आता है, दर्शने ये धातु है, उसमें अकार प्रत्यय से लोक शब्द बनता है। इसलिए जिसमें लोक्यन्ते द्रव्य, कौन से द्रव्य? जीवादि द्रव्य लोक्यन्ते यानी देखे जाते हैं, जहां पर देखे जाते हैं दिखाई देते हैं। तो क्या दिखाई देते हैं? कि द्रव्य दिखाई, लोक यानी जहां पर दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? क्या दिखाई देते हैं? कि जहां द्रव्य दिखाई देते हैं। तो जिसमें जीवादि द्रव्य देखे जाते हैं उसको लोक कहते हैं। कहाँ दिखेंगे? जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये द्रव्य कहाँ दिखेंगे? कि जहां दिखते हैं उसको लोक कहते हैं, जहां दिखाई देते हैं, इसलिए उसका नाम। और अलोक में तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो जहां दिखता है कुछ उसका नाम, वो दिख रहे हैं ना, इसलिए वो दिखाई देने के अर्थ से उसको लोक नाम दे दिया। लोक का नाम लोक क्यों है? लोक का अर्थ होता है दिखाई देना, और यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये 6 द्रव्य, इसलिए इसका नाम लोक है। तो जहां पर जिसमें जीवादि द्रव्य देखे जाते हैं उसको लोक कहते हैं। और उसके ऊपर, लोक के ऊपर, ऊपर मतलब
अब ऊपर ही कहेंगे सिद्ध भगवान है। अब ऐसे कोई क्योंकि आकाश के मध्य में है, लेकिन क्योंकि इस तरह से है लोक छीके की तरह, तो उसके ऊपर उसके अंत में कर्म रहित शुद्ध जीव संख्या अपेक्षा से अनंत है। और ऐसे शुद्ध जीव जो कर्मों से रहित हैं। लोक के अंदर कौन से जीव रहते हैं? लोक के अंदर जो 3 लोक का हमने विभाजन किया, उसमें अंदर कौन से जीव रहते हैं? वो तो कर्म सहित जीव रहते हैं, सारे अशुद्ध जीव रहते हैं। और शुद्ध जीव हो जाते हैं वो कहाँ रहते हैं? कि जो शुद्ध हो जाता है वो फिर इनके बीच में मिक्स होके नहीं रहता। शुद्धता ऊपर ही अलग तैरती है, शुद्धता ऊपर रहती है। जो शुद्ध है वो सबसे अलग पृथक रहता है। तो सिद्ध जीव है तो वो शुद्ध है, इसलिए वो लोक के ऊपर, लोक से सर्वोच्च हो अतएव बसते, लोक के उस शिखर रे। सिद्ध भगवान क्यों रहते हैं लोक के शिखर पर? क्योंकि सर्वोच्च है, सबसे शुद्ध है। यहाँ कहाँ कचरे में मिले? जो समझ लो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कॉलोनी अलग ही होती है, सिविल लाइंस उनका एरिया अलग ही होता है। यहाँ अपने साथ कहाँ बीच बीच में खचपच में कहाँ रहे? तो ऐसे ही सिद्ध भगवान यहाँ का कच्ची बस्ती में संसार में रहे, तो उनका एरिया उनकी कॉलोनी अलग ही है। लोक के शिखर पर वो अपने अनंत गुण सहित अविनाशी अनंत सुख में सदा विराजमान है। इस तरह से इसमें लोक के 3 भेद किए और लोक शब्द का अर्थ बताया। लोक के और भी तरह से भेद किए जाते हैं। यहाँ तो अपने आप देखेंगे जब गुणस्थान पढ़ेंगे या कर्म पढ़ेंगे तो सामान्य रूप से गुणस्थान एक ही होता है। फिर उसके अलग अलग तरह से भेद, संख्यात असंख्यात अनंत, ऐसे भेद किए जाते हैं। ऐसे कर्म सामान्य रूप से एक ही है, फिर द्रव्य और भाव के भेद से 2 भेद करे, घाती अघाती के भेद से 2 करे, फिर द्रव्य भाव 9 कर्म की अपेक्षा 3 भेद करे, ऐसे 8 कर्मों की अपेक्षा 8 भेद करे, फिर 148 करे, 168 करे, और 120 भी कर सकते हैं, 122 भी कर सकते हैं, अलग अलग तरह से। ऐसे करके संख्यात असंख्यात अनंत तक भेद, जितने जीव हैं, हर जीव का अलग अलग टाइप का है, जितने जीवों के कषाय के परिणाम है, असंख्यात लोक प्रमाण, तो अलग अलग भेद। तो ऐसे ही लोक के कितने भेद करें? कि सामान्य रूप से तो लोक एक है, भेद करने की जरूरत ही क्या है, लोक है बस। और 2 भी भेद किए। 2 भेद क्या किए? ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। मध्य लोक तो है ही कहाँ, 7 राजू ऊपर दे दिया, 7 राजू नीचे दे दिया, खत्म। तो 2 भेद भी करते हैं। 3 भेद इस तरह से किए, अधो मध्य और ऊर्ध्व 3 भेद किए। इसी तरह से और भी अलग तरह से मनुष्य लोक, एक मनुष्य लोक अलग करें, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक और एक मनुष्य लोक, तो 4 भेद भी हो जाते हैं। इसी तरह से और भी अलग अलग व्यंतर लोक, भावन लोक, ज्योतिष लोक, ऐसे करके अलग अलग टाइप से 4 5 6 इस तरह से लोक के भेद शास्त्रों में दिए हैं कि अलग अलग तरह से भी इस तरह से लोक का विभाजन किया जाता है। जब ये जो इनमें अधिकार है ना, तिलोक सार तिलोक परिणति में, उनमें ऐसे ही नाम दिए, ज्योतिष लोक अधिकार, भावन लोक अधिकार यानी भवन वासियों का वर्णन है, व्यंतर लोक अधिकार, व्यंतरों का वर्णन है। तो उनका एक अपना, लोक का मतलब क्या है कि वहां देखे जाते हैं, तो व्यंतर लोक मतलब जहाँ व्यंतर देखे जाएंगे, ज्योतिष लोक मतलब जहाँ ज्योतिष देव देखे जाएंगे। तो ऐसा वैमानिक लोक तो जहाँ विमानवासी देव देखे जाते हैं। तो अलग अलग तरह से लोक के विभाजन ये शास्त्रों में अन्यत्र किए गए हैं, पर प्रमुख रूप से जो प्रचलित हैं, तो लोक कितने होते हैं? ये लोक 3 होते हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। और ये लोक में लोक के अंत में सिद्ध भगवान विराजमान है। अब लोक में जीवादि 6 द्रव्यों का वर्णन करेंगे। ये बस लोक की रचना इतनी ही यहाँ बतानी थी। अब वर्णन किसका करेंगे? 6 द्रव्यों का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो अब ये 6 द्रव्यों का वर्णन, प्रकरण भी बदल रहा है और अच्छा इंटरेस्टिंग प्रकरण है। थोड़ा थोड़ा अपने अभी दूसरे अध्याय में आगे जब अपन बढ़ेंगे तो थोड़ा मैच भी होगा अपना, ये कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बातें होता ही है, दोनों तीनों क्लासों में कुछ ना कुछ मैच हो ही जाता है, तो अच्छा भी है। और अच्छा अपनी बात चलेगी ना, जीवों की बात,
जीव के प्रकार और संसारी जीवों का वर्णन चलेगा तो वो तो बहुत ही अपना है कि हम सब संसारी हैं। तो वो सारा प्रकरण भी इसमें चलेगा, तो उसकी चर्चा अपन 1-2 मिनट ही है, तो अगली क्लास में बाद में चालू करेंगे। भी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्थिति अर्चना जी आप बोलेंगे। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंदमय जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समतामय ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत परिनिरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।